हेलो एंड वेलकम। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हमने 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस होती है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है वाटर के मुकाबले सेम टेम्परेचर पर। सो उसका आंसर है व्हाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, जब आइस उसके थ्रू होके जाती है from the surrounding यानी room temperature पर, it gets change into water that makes the cooling effect more intense, जिसकी वजह से पानी का कूलिंग इफेक्ट जो है यानी आइस का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू वाटर, पानी के मुकाबले एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखोगे तो आइस जो है ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो है एब्जॉर्ब करेगी यानी पिघल लेगी। पानी जबकि नहीं पिघलेगा, पानी तो ऑलरेडी उस टेम्परेचर पर लिक्विड ही है, बट आइस क्या है, सॉलिड टू लिक्विड आ रही है, इसलिए आइस जो है ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा जल्दी कूल डाउन और ज्यादा अच्छे कूलिंग देगी आपको एट द सेम टेम्परेचर, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पर हो। 14 क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरे बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये आपने सुना भी होगा कि दूध का चला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसा कुछ है कि अगर कोई आदमी पानी से जल जाता है तो उसको ज्यादा इफेक्ट होगा, या जो आदमी स्टीम से जलता है उसको ज्यादा इफेक्ट होगा। तो एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, अगर हम खौलते हुए पानी को देखें, इट इज ऑब्जर्व, इससे माना जाता है दैट स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवरे बर्न्स। स्टीम जो है वो ज्यादा घातक साबित होती है खौलते हुए पानी के मुकाबले, सिंस बिकॉज एज द स्टीम चेंज इनटू बॉइलिंग वाटर इट रिलीजेस हीट ऑफ कंडेंसेशन। वो क्या करती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज करती है, विच इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। जो किसकी इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, यानी एक तरीके से खौलते हुए पानी से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। रिजल्ट इज मोर सेवरे बर्निंग, इसलिए उसका रिजल्ट जो होता है यानी जलने की जो ताकत होती है हाथ के या जिस भी एरिया में हमारे वो लगती है पार्ट पे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको मैं इसको फोटोज भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये रहा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपर बन रहा है और ये कंडेंस हो गया यानी ठंडी होकर वापस आ रही है। ठीक है, और अगर आप स्टीम से जलेंगे तो आपके हाथ कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। और ये एक प्रोसेस है कि आपका हाथ जो है इस तरीके से चलेगा स्टीम के मुकाबले। अगर आप गैस के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के काम कीजिए, ध्यान से काम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप हाथों पर ग्लव्स वगैरह पहनकर काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो एवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, एवापोरेशन एक प्रोसेस है बाय विच वाटर यानी जो लिक्विड है चेंज टू वेपर्स, जो गैस की स्टेट में चेंज हो जाता है वेपर की स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या होता है, वो भाप बनना शुरू हो जाता है। और इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। फैक्टर ऑन विच एवोपरेशन डिपेंड, फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जिस पे एवोपरेशन डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर सरफेस एरिया, जो सॉसर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ह्यूमिडिटी, जब उमस होती है। विंड स्पीड, हवा कितनी तेज चल रही है। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर, यानी तापमान कितना है। तो ये आप लोग याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर सकें। क्वेश्चन 16 है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम पार्टिकल्स यानी मैटर के पार्टिकल पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जब हम प्रेशर यानी दबाव जो है किसी भी मैटर के पार्टिकल पर डालते हैं, देन द पार्टिकल कम क्लोजर, तो उसके पार्टिकल जो होते पास आ जाते टू ईच अदर, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो द फोर्स अप्लाइड ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर। आप ऐसा मान लीजिए, आप स्पंज लीजिए और स्पंज को जोर से दबाइए, या स्प्रिंग लीजिए उसको दबाइए, जब आप उसको प्रेशर डालेंगे तो वो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, बंद होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या है, ज्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है क्या है, क्लोज हो गए, पास आ गए। नेक्स्ट, ये आपने क्वेश्चन बहुत बार ऊपर सुना है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट वाला ही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड, जो चाहिए टू चेंज, बदलने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस
1 किलोग्राम लिक्विड यानी 1 किलोग्राम पानी अगर है, 1 केजी पानी है, उसको गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर पर, विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, याद करिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड, जो चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदल दे, विदाउट चेंजिंग स्टेट, ऊपर वाले की तरह सेम चेंज नहीं करता वो अपनी स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है, इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, लेट्स से, इज हाई, जो ज्यादा है, देन व्हाट स्टेट यू एक्सपेक्ट इट टू बी एट रूम टेम्परेचर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या आशा करेंगे कि वो किस स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पर। आंसर है मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड मेल्ट्स, यानी सॉलिड जो पिघलना शुरू करता है, चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सो इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, यानी जो भी वो ऑब्जेक्ट था ए, जिसका नाम नहीं दिया हुआ, इसको मैथ्स में हम एक्स बोले थे, इज हायर मीन्स दैट इट रिक्वायर्स ग्रेटर टेम्परेचर। अगर वो हाई है तो यानी उसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टू चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज होने के लिए। द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर सेम रहेगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर इज लेस देन द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ऐसा आपने ऊपर अलमीरा वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। अब मान लीजिए आपने एक बर्फ रखी है रूम टेम्परेचर पर, एक अलमीरा रखी है, कोई लकड़ी की टेबल या आपका फोन रखा है, तो वो ऐसा थोड़ी ना रूम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा, लिक्विड में होकर थोड़ी बह जाएगा। बट बर्फ जो है वो बाहर आएगी जैसे ही और रूम टेम्परेचर पे आएगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन हाई की जगह लो होता तो यहाँ पे हम बर्फ एज्यूम करते, यानी आइस एज्यूम करते, और अभी ये हाई है तो हम इसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल एज्यूम कर सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा अपनी स्टेट को चेंज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द रूम टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीज। क्या होगा अगर रूम टेम्परेचर, so when the temperature of solid, क्या होगा अगर टेम्परेचर जो है सॉलिड का इंक्रीज कर दिया जाए। when the temperature of the solid is increased, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अभी आप 11th में पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट में आ जाते हैं। एज रिजल्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर फ्रीली, पार्टिकल्स जो है ज्यादा आराम से भाग पाएंगे। विद अ ग्रेटर स्पीड दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम यानी उसके पकड़ से बाहर हो जाएंगे। द पार्टिकल्स एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और होगा क्या, कुछ टाइम बाद वो टूट जाएगा। आप कभी लोहे की या गैस वेल्डिंग होते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप उसे करेंगे गैस वेल्डिंग को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो लोहा लाल होगा और उसके बीच में आपको छोटे 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 छेद दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जिससे आप आराम से समझ पाएंगे। ये फोटो देखिए, इसमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे, जिसकी वजह से वो चीज टूट भी सकती है। आप लोहे को अगर तोड़ेंगे तो आप कहते हैं ना लोहा गर्म करके उसको तोड़ा जा सकता है इजीली, तो ऐसा इसलिए होता है। 20th क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज बीइंग सप्लाइड टू अ सॉलिड, अगर हीट को जो है सॉलिड में सप्लाई करा जाए यानी उसे गर्म करा जाए, देन व्हाट डज द हीट एनर्जी टू डू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, हीट एनर्जी उस सॉलिड के पार्टिकल के साथ क्या बर्ताव करेगी। तो उसका आंसर है द हीट सप्लाइड टू द सॉलिड, जब हीट सॉलिड में सप्लाई होगी, द इट हेल्प्स पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम ऊपर वाले की तरह आंसर है इसका भी, कि वो यही करेगी, पार्टिकल्स को ओवरकम कर देगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगी बिटवीन देम, उनके बीच के, एंड इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट की जो एनर्जी वो बढ़ा देगी। एज अ रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में, ऑफ विच द पार्टिकल ब्रेक फ्री, पार्टिकल आराम से टूट जाएंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू लिक्विड स्टेट, और वो पिघल जाएंगे। अगर आपने एवेंजर्स में थॉर वाला सीन देखा है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, जब वो उसके लिए हथौड़ा बनाता है एंड गेम में, तो वो सॉलिड लोहे को सूरज की गर्मी से, तारे की गर्मी से पिघलाता है और उसके बाद उसको रीशेप करता है। वही चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो आप देखिए उसे, आपको पता चलेगा, और पढ़ते रहिए और पास हो जाइए।